हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 8 मार्च का डीडी न्यूज। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला। पीएम मोदी ने दिल्ली में किया 33,500 करोड़ रुपए के नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन। ईरान, इसराइल, अमेरिका के बीच 9वें दिन भी कॉन्फ्लिक्ट जारी। यूएस इसराइल एयर स्ट्राइक में 20 ईरानी सिविलियंस की मौत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ली जेडीयू की मेंबरशिप। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। रविवार 8 मार्च को खेला जा रहा है फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें इस हाई वोल्टेज क्लैश पर टिकी हुई है। अगर टी20 इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 30 मैचेस खेले गए हैं। इनमें से 16 मैचेस को टीम इंडिया ने जीता है, जबकि न्यूजीलैंड ने 11 मैचेस अपने नाम किए हैं। यानी ओवरऑल रिकॉर्ड में टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई देता है। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में तस्वीर अलग रही है। टी20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीम्स के बीच 3 मैचेस खेले गए और तीनों में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है। पहला मैच साल 2007 में जोहान्सबर्ग में खेला गया था, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को 10 रन से हराया था। इसके बाद 2016 में नागपुर में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने 126 रन बनाकर भारत को 79 रन पर ऑल आउट कर दिया था। वहीं 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हराया था। ऐसे में आज का फाइनल टीम इंडिया के लिए पुराने रिकॉर्ड को बदलने का भी बड़ा मौका माना जा रहा है। अब अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ अक्सर हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। 4s एंड 6s हावी रहते हैं। इस मैदान पर फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर 176 रन और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर अप्रॉक्स 150 रन माना गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फाइनल के लिए मिक्स सॉइल पिच तैयार की गई है, जिसमें रेड सॉइल का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा है। इससे बल्लेबाजों को अच्छी बाउंस और बड़े शॉट खेलने में मदद मिल सकती है। अब अगर वेदर अपडेट की बात करें तो अहमदाबाद में मैच के दिन बारिश की संभावना बिल्कुल कम है। मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद है। मुकाबला बिना किसी रुकावट के आप ऐसे ही पूरा देख सकते हैं। दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री तक जा सकता है। मैच शाम को खेला जा रहा है, इसलिए खिलाड़ियों को दिन की गर्मी से भी राहत मिल सकती है। अब अगर बात टीम इंडिया के प्लेइंग कॉम्बिनेशन की करें तो टीम सुपर 8 और सेमीफाइनल का पड़ाव पार कर फाइनल तक पहुंची है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने फाइनल का टिकट हासिल किया है। अब सभी की नज़र अहमदाबाद में खेले जा रहे इस बड़े फाइनल क्लैश पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सिलसिला तोड़ पाएगी और तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनती है या नहीं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड पहली बार टी20 वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम करना चाहेगी। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपए के कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया। इस दौरान उन्होंने इवेंट में मौजूद लोगों को एड्रेस भी किया। कार्यक्रम से पहले पीएम ने सरोजनी नगर में जीपीआरए टाइप 5 क्वार्टर्स का दौरा किया और महिला अलॉटीज को नए घर की कीज हैंडओवर की। पीएम मोदी ने करीब 18,300 करोड़ रुपीस की लागत से बनने वाली दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन किया और फाउंडेशन स्टोन रखा। इसके तहत 2 नए मेट्रो कॉरिडोर्स शुरू किए गए। करीब 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन और 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर। इससे बुराड़ी, भजनपुरा, यमुना विहार और वजीराबाद जैसे कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। इसके अलावा पीएम ने दिल्ली मेट्रो फेज 5A के तहत अप्रॉक्स 16.10 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर्स आरके आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ एरोसिटी आईजी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज की फाउंडेशन स्टोन लेइंग भी की। साथ ही जीपीआरए रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत सरोजनी नगर, नेताजी नगर और श्रीनिवासपुरी में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,300 से ज्यादा मॉडर्न फ्लैट्स और बड़ा ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान द्रौपदी मुर्मू और ममता बनर्जी के बीच प्रोटोकॉल को लेकर विवाद चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट ने एक कार्यक्रम में कहा कि तय वेन्यू को बदला गया और वहां अपेक्षित अरेंजमेंट्स नहीं दिखे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके वेलकम के लिए राज्य सरकार का कोई सीनियर प्रतिनिधि मौजूद नहीं था और उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। इस वक्त खुद प्रतिक्रिया सीएम ममता बनर्जी की भी आई। उन्होंने कहा कि कोई प्रोटोकॉल लैप्स नहीं हुआ और राज्य सरकार ने सभी नियमों का पालन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। इस विवाद पर कई बीजेपी लीडर्स ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का सम्मान होना चाहिए और इस तरीके की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की आलोचना की। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब केंद्र बनाम राज्य की राजनीतिक बहस बनता जा रहा है और इस पर बयानबाजी लगातार
तेज हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने संडे को जनता दल यूनाइटेड की मेंबरशिप पार्टी ऑफिस में ले ली। इस दौरान पार्टी वर्कर्स ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेडीयू ने उनकी एंट्री पर नया नारा भी दिया, युवा सोच मजबूत संकल्प। निशांत की ज्वाइनिंग के मौके पर स्टेट जेडीयू ऑफिस में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि इस मौके पर निशांत कुमार के पिता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। मिडिल ईस्ट में जारी यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का आज 9th डे है और हालात लगातार सीरियस होते जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों में इस वॉर ने पूरे रीजन में भारी तबाही मचाई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों तरफ से मिलिट्री एक्शन, मिसाइल स्ट्राइक्स और तीखे स्टेटमेंट्स जारी हैं। सबसे ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान में एक जॉइंट यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक में 20 ईरानी सिविलियंस के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला शहर के निलोफर स्क्वायर एरिया में हुआ, जहां कई बिल्डिंग्स डैमेज हो गई और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के कई और ऑफिशियल्स अमेरिकी निशाने पर हैं और आज ईरान पर बहुत पावरफुल स्ट्राइक हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कुवैत में हुए ड्रोन अटैक में मारे गए 6 अमेरिकी सोल्जर्स के सम्मान में वे डोवर एयर फोर्स बेस जाएंगे। दूसरी ओर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने खाड़ी देशों से अपॉलॉजी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल अटैक्स जारी हैं। कतर, बहरीन और यूएई ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान से आए कई ड्रोन्स और मिसाइल्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया है। संघर्ष में भारी कैजुअलिटी की खबरें भी हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी के मुताबिक अमेरिकी इजरायली हमलों में अब तक 1300 से ज़्यादा ईरानी सिविलियंस की मौत हो गई है और हज़ारों लोग इंजर्ड हुए हैं। वहीं लेबनान में लगभग 290 और इसराइल में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत की खबर है। इस वॉर का असर खाड़ी देशों तक फैल चुका है। कुवैत के आर्म फोर्सेस ने बताया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक्स को ड्रोन अटैक से निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह हमला देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश भी बताया जा रहा है। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में रोश कोस्टल एरिया के एक होटल को निशाना बनाया गया। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार इस हमले में 4 लोगों की मौत और 10 लोग घायल हुए। इजरायली आर्मी ने साउथ लेबनान के 4 विलेजेस को खाली करने की वार्निंग भी जारी की है। इस दौरान इसराइल ने ईरान के शहर इस्फहान में बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक किया। इजरायली एयरफोर्स ने इस्फहान एयरपोर्ट के पास मौजूद सैन्य ठिकानों और कई फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के साथ कुछ रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करने का दावा किया है। अमेरिका भी इस वॉर में अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वाशिंगटन ईरान के न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को सीज करने के ऑप्शन पर विचार कर रहा है और इसके लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान के सीनियर लीडर अली लरीजानी ने दावा किया है कि लड़ाई के दौरान कई अमेरिकी सोल्जर्स को कैप्चर किया गया है। हालांकि अमेरिका ने इस क्लेम को खारिज किया है। इस बीच चाइना ने कहा है कि यूज ऑफ फोर्स किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है और सभी पक्षों को जल्द डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जारी ये वॉर अब एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेती नजर आ रही है और पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों में शनिवार को बड़ी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपीज़ की बढ़ोतरी कर दी है। यह पिछले करीब 11 महीनों में दूसरी बार है जब घरेलू गैस की कीमत बढ़ाई गई है। सरकार का कहना है कि वेस्ट एशिया में जारी संकट की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। इसी वजह से एलपीजी की कीमतों में बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ाने से इनकार किया है। सूत्र बताते हैं कि 3 बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस साल की शुरुआत में अच्छा मुनाफा कमाया था, इसलिए वे कीमतों के उतार चढ़ाव का असर संभाल सकती हैं। भारत में पेट्रोल डीजल प्राइसेस अप्रैल 2022 से ऑलमोस्ट स्थिर है और कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से अपने प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। यह दिन महिलाओं के अधिकार, सम्मान और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिन की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के राइट्स मूवमेंट से हुई थी। बाद में यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में इसे आधिकारिक यानी ऑफिशियल तौर पर मानना शुरू किया। हर साल इस दिन एक थीम होती है जिसके जरिए वुमेन्स के सशक्तिकरण और सम्मान अवसरों पर जोर दिया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमें याद दिलाता है कि एक समाज और बेहतर समाज के लिए महिलाओं को बराबर अवसर और सम्मान देना ज़रूरी है, और जब बिन मांगे या बिन जताए ही ये सब होने लगेगा, तभी महिलाओं को असली सम्मान मिल पाएगा।
अब बात आज के बुक रिकमेंडेशन की। सती सावित्री एंड अदर फेमिनिस्ट स्टोरीज दे डोंट टेल यू बाय, देवदत्त पटनायक। ये किताब भारतीय मिथकों की कहानियों को नए नज़रिए से बताती है और दिखाती है कि पुराने ग्रंथों में भी महिलाओं की एजेंसी, करेज और डिसीजन मेकिंग पावर मौजूद थी। किताब में सावित्री जैसे पात्रों की कहानियों के जरिए बताया गया है कि महिलाएं सिर्फ त्याग के प्रतीक नहीं बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता की मिसाल भी हैं। अगर आप वुमेन्स की ताकत और उनकी असली स्टोरीज को समझना चाहते हैं तो सती सावित्री एक शानदार पढ़ाई है जो भारतीय मिथकों के नए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने को मौका देती है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इसे प्रोड्यूस किया हमारे साथी सुप्रिया ने, एडिट किया है कमल मेहरा ने, कैमरे के पीछे है गौतम, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।